बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पीएम शेख हसीना अपने घर से भाग गए। सिर्फ घर से नहीं, उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और भारत की शरण में आ गए। भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एयरपोर्ट पे उनका प्लेन लैंड करता है। एनएसए अजीत डोवाल जी के साथ उनकी मीटिंग भी होती है। एक तरफ ये मीटिंग चल रही थी, दूसरी तरफ हजारों प्रोटेस्टर्स उनके ऑफिशियल रेसिडेंस में घुसकर लूट मचाते हैं, जिसके वीडियोस हमने देखे ही है। ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है कि बांग्लादेश में ऐसी हिंसा भड़कने का कारण क्या है। कारण मुझे पता है और आप भी जानना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात बताऊं। 5 अगस्त 2024 के दिन बांग्लादेश में देश भर में कर्फ्यू लगा हुआ था। मिलिट्री को शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन फिर भी हजारों लोग मार्च टू ढाका प्रोग्राम में ज्वाइन करके पीएम रेसिडेंस पे जाकर पीएम का इस्तीफा मांगने के लिए जा रहे थे। तो लोगों में शूट एट साइट का डर क्यों नहीं था और ये हजारों लोग क्यों पीएम का इस्तीफा मांग रहे थे, ये अगर जो जानना है तो हमें बात को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। साल है 1971, जब बांग्लादेश को आजादी मिलती है पाकिस्तान से। ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश रख दिया जाता है और इस बांग्लादेश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना जी के पिताजी थे। अब मुजीबुर रहमान जब प्रधानमंत्री बने, उसके लगभग एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश में एक आरक्षण स्थापित होता है। ये रिजर्वेशन यानी आरक्षण का क्राइटेरिया क्या था? तो 30% आरक्षण दिया जाएगा सिविल सर्विसेज में या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज में उनको जो 1971 फ्रीडम फाइटर्स के पुत्र या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन है। बेसिकली जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी आने वाली पीढ़ियों को 30% रिजर्वेशन का लाभ मिलने वाला था, जो लगभग 47 सालों तक मिला। लेकिन सितंबर 2018 में देश भर में प्रोटेस्ट्स के बाद पीएम शेख हसीना ने इस आरक्षण को हटा दिया। अब आरक्षण तो हट गया था, लेकिन 1971 वॉर वेटरन्स ऐसे कई थे जिन्होंने हाई कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की। पेटिशन के जवाब में 2024 में जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो वो जजमेंट इस हिंसा के पीछे का पहला कारण बनता है। जजमेंट में इस 30% आरक्षण को रीइंस्टेट कर दिया गया। अब बांग्लादेश में 30% आरक्षण मिलने वाला था फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को या फिर उनके बच्चों को। अब दूसरा 26% आरक्षण तो पहले से था, जो स्त्रियों को मिलता था, माइनॉरिटीज को और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को। 100 सीटों में से जब 56 सीट्स आरक्षित सीट्स बनने लगी, तो वहां के स्टूडेंट्स डिससैटिस्फाई होने लगे और एक प्रोटेस्ट पर उतर आए। अब ये जो आंदोलन था, ये काफी पीसफुल था, लेकिन 15 जुलाई 2024 के दिन ये पीसफुल आंदोलन में वायलेंस हुआ पहली बार, जब प्रो कोटा प्रोटेस्टर्स थे, जिनको चाहिए था कि ये कोटा, ये आरक्षण हो, वो इन स्टूडेंट्स के साथ भिड़ गए। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश को तब लगा जब इन प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए पुलिस ने जो पेलेट वाली बुलेट्स चलाई, वो बुलेट की वजह से एक अबू सैयद की जान चली जाती है। अबू सैयद का ये फोटो बांग्लादेश प्रोटेस्ट का एक आइकॉनिक पिक्चर बन गया, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि इन अटैक्स में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। 19 जुलाई आते आते लगभग 75 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। अब इन वायलेंट प्रोटेस्ट की वजह से बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर किया। 21 जुलाई 2024 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट बाहर निकाला कि 30% जो आरक्षण दिया गया था, उसको कम करके अब 5% कर दो। लेकिन कई स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठे थे, लोगों में गुस्सा था। 2500 लोगों को अरेस्ट किया गया था, 61,000 प्रोटेस्टर्स के नाम अक्यूज में डाले गए थे और लोगों में गुस्सा कम नहीं हुआ। अब यहां पर एंटर करती है ऑपोजिशन की फोर्सेस और कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टूडेंट्स को और प्रोटेस्टर्स को भड़काने का काम करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट और वायलेंट होता है। और अब कोटा की बात कोई नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स की बात कोई नहीं कर रहा। अब उनको एक ही चीज चाहिए कि पीएम शेख हसीना अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा टेबल पे रखे और वो पीएम पद से अपना नाम हटा ले। दिन प्रतिदिन प्रोटेस्ट अलग अलग जिलों में फैलने लगे। पूरा बांग्लादेश एक हिसाब से जल रहा था। फोन सर्विसेज बंद कर दी गई थी, 4G सर्विसेज नहीं थी, इंटरनेट बंद कर दिया गया था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज करने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि ये प्रोटेस्ट वायलेंट बनते जा रहे थे और लगभग 300 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई थी और ये तो एक ऑफिशियल नंबर है। तब जाकर मार्च टू ढाका की अनाउंसमेंट होती है, जिसमें हजारों लोग जुड़ के ढाका जाकर पीएम के रेजिग्नेशन की मांग उनके घर पे जाके करने वाले थे। दूसरी तरफ पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लग चुका था। इस कर्फ्यू में शूट एट साइट का भी ऑर्डर था, लेकिन प्रोटेस्टर्स को पता था कि इस बार मिलिट्री हमारी तरफ है।
और इसीलिए प्रोटेस्टर्स जब घर से बाहर निकले और मिलिट्री पर्सनल को उन्होंने फूल दिए और उन्होंने फूल स्वीकारे, तो वो समझ गए कि अब हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है, हम पीएम के घर तक जा सकते हैं। और ये देखकर पीएम शेख हसीना जी डर गए और ये देखकर पीएम शेख हसीना को अपना घर छोड़ना पड़ा। हेलीकॉप्टर में बैठकर वो गए एयरपोर्ट में एक C-130 प्लेन में बैठकर वो पहुंच गए भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे, जहां उनकी मुलाकात होती है एनएसए अजीत डोवाल के साथ। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो उनको एक सीक्रेट लोकेशन पे भेज दिया जाता है। अजीत डोवाल जी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर एक मीटिंग करते हैं, जिसके बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग भी होती है हमारे देश में। अब शेख हसीना जी को भारत में नहीं रहना है, उन्होंने यूके में एक असाइलम की मांग की है, जिसके रिस्पांस में यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट रिलीज किया उसमें असाइलम की बात ही नहीं की। उन्होंने तो कहा है बांग्लादेश में जो हुआ उसके ऊपर यूएन को जांच करनी चाहिए। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंचे तो शेख हसीना की मैं आपको एक हिस्ट्री भी बताना चाहता हूं। कोई भी देश में लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल इन द ऑफिस गवर्नमेंट की हेड की तरह वो है शेख हसीना। 20 साल तक पीएम की ऑफिस संभाली है उन्होंने। 1996 में पहली बार और 2009 से लेकर आज तक दूसरी बार। 1975 में बांग्लादेश में मिलिट्री कू हुआ था, जिसमें मिलिट्री ने बगावत की थी और शेख हसीना जी के परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें उनके पिताजी तब के प्राइम मिनिस्टर मुजीबुर रहमान जी भी थे। बांग्लादेश में जब ये हत्याएं हुई तब शेख हसीना जी यूरोप में थी। तब भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उनको कहा था कि अब भारत में सेफ हो और इसीलिए वो दिल्ली आ गए थे और 1975 से 1981 तक वो दिल्ली में रुके थे। दिल्ली में रुकने के बाद वापस 1981 में बांग्लादेश वो गए जब उन्हें लगा कि वो सेफ है। दूसरी बार 2009 में जब वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे तब जाकर एक बार फिर से मिलिट्री कू हुआ था। अंदर अंदर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स का कत्ल किया गया था बांग्लादेश में। तब उन्हें जब अनसेफ फील कर रहा था तो उनके लिए 2009 में बांग्लादेश बॉर्डर पे भारत में 1000 ट्रूप्स को रेडी रखा गया था, ताकि अगर बांग्लादेश में इंटरफियर करना पड़े तो भारत रेडी था। ये भारत की रेडीनेस देख कर ही पीएम शेख हसीना अपना पद संभाल पाई थी, अपनी जान बचा पाई थी। यानी भारत हर बार उन्हें मदद करता ही है। दूसरा सवाल यह होता है कि भारत की लगभग 4000 किलोमीटर की बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, तो अब भारत को आगे क्या होगा? तो देखो, कोई भी देश के बगल वाला देश, कोई भी नेबरिंग कंट्री में अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो प्रॉब्लम उस देश में होती ही है, क्योंकि उस देश में अगर टेररिज्म पनपता है, ड्रग्स का स्मगलिंग होता है, फेक करेंसी छपती है या फिर इलीगल वेपन्स का ट्रेड होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान जाता है बगल वाले देश को। और इसीलिए भारत जो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट को स्टेबिलाईज करने के प्रयास कर रहा है, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में एक और बड़ी बॉर्डर पे प्रॉब्लम हो जाएगी तो भारत के बहुत सारे रिसोर्सेज वहां यूज हो जाएंगे। दूसरा, बांग्लादेश के जनरल वकीर उन जमान ने कहा है कि नई गवर्नमेंट तुरंत ही फॉर्म हो जाएगी, तो वो जो नई गवर्नमेंट आती है उनकी अगर एंटी इंडिया पॉलिसीज रहेगी, प्रो चाइना या फिर प्रो पाकिस्तान पॉलिसीज रहेगी, तो वो भारत के लिए बहुत बैड न्यूज साबित हो सकती है।